इसके अलावा अगर कोई बोन की सर्जरी हुई या रिप्लेसमेंट करना है बोन का, तो एरो जाकर किसी एनिमल को लगता और हमारे मसल्स पर प्रेजेंट है रिसेप्टार्स। कौन से रिसेप्टार्स? या तो फिर पैनक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम एक्सेट्रा। इस जगह पर एसिटिलकोलिन को पहचानने वाले दो लोग हैं। पहला है रिसेप्टार जो वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। So if you are new here, consider subscribing. So hello there. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। इन्हें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो, नाम से समझ में आता है कि ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे, मतलब मसल्स की मूवमेंट स्टॉप करेंगे, राइट। मतलब बॉडी के अंदर एक पैरालिसिस जैसा हो जाएगा। अब आप कहोगे कि पैरालिसिस की क्या ज़रूरत? तो ज़रूरत है। देखो, किसी भी सर्जरी के टाइम पे हम एनेस्थेटिक्स देते हैं पेशेंट को, लेकिन एनेस्थेटिक्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करने से हम एनेस्थेशिया के डोज को कम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? उसके अलावा अगर कोई बोन की सर्जरी हुई या रिप्लेसमेंट करना है बोन का, तो उसके लिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अब कौन से ड्रग्स हैं जो ये काम करते हैं और कैसे करते हैं? तो ये ड्रग्स और उनके मैकेनिज्म को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मली स्केलेटल मसल किस तरीके से काम करते हैं। नॉर्मली उनके अंदर होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह कैसे होता है। तो देखो, ये है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये है हमारा न्यूरॉन जिसके ज़रिए इम्पल्स आएगा, और ये है हमारा स्केलेटल मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। ओके, अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब इम्पल्स आता है तो ये न्यूरॉन एसिटिलकोलिन रिलीज़ करता है और हमारे मसल्स पर प्रेजेंट है रिसेप्टार्स। कौन से रिसेप्टार्स? निकोटिनिक रिसेप्टार्स, अगर आपको याद हो। तो अब ये एसिटिलकोलिन इन रिसेप्टार्स से बाइंड करता है और सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मतलब कि मसल्स का डीपोलराइजेशन होता है। और हाँ, अगर आपका डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर जाकर देख लो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। अब देखो, सोडियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से और डीपोलराइजेशन की वजह से मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके अंदर से कैल्शियम का रिलीज़ होता है, और कैल्शियम का रिलीज़ होने की वजह से हमारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अंडरस्टैंड? तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से मसल्स वर्क करते हैं। अब बात करें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की, तो इनकी शुरुआत हुई साउथ अमेरिका में ट्राइबल्स के ज़माने में, लेकिन किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं, बल्कि गेम्स में। देखो, क्या होता था कि जब उनका हंटिंग का गेम होता था तो वो अपने एरो की टिप पर एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट लगाया करते थे, जिससे जब भी वो एरो जाकर किसी एनिमल को लगता तो वो एनिमल वहीं पर ही पैरालाइज हो जाता, और उस एक्सट्रैक्ट का नाम था क्यूरेर। और फिर वहीं से धीरे धीरे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स की डिस्कवरी हुई। ओके, देखो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की बात करें तो उन्हें दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट एंड डीपोलराइजिंग एजेंट। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स को कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो डी ट्यूबोक्यूरारिन एक ऐसा ड्रग है जिसका नाम क्यूरेर से सिमिलर है। उसके अलावा जितने ड्रग हैं उसमें या तो क्यूरोनियम आएगा या फिर क्यूरियम आएगा, जैसे कि एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, मीवाक्यूरियम एक्सेट्रा। ओके, या तो फिर पैनक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम एक्सेट्रा। अब बात करें डीपोलराइजिंग एजेंट की, तो इसके अंदर है सक्सिनिलकोलिन एंड डिकामेथोनियम। ओके, अब बात करें इनके मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले है नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स। ये बहुत सिंपल है, इनका मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। इनके नाम से ही समझ में आता है ये ऐसे ड्रग है जो डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट करेंगे। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट, राइट। इनका मैकेनिज्म सिंपल है कि ये एक एज अ ब्लॉकर काम करते हैं हमारे रिसेप्टार के लिए। मतलब जो हमारे रिसेप्टार्स हैं स्केलेटल मसल के ऊपर एसिटिलकोलिन के लिए, उन रिसेप्टार्स से जाकर ये ड्रग्स बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन उन रिसेप्टार्स पर बाइंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सोडियम के चैनल्स ओपन नहीं होते और सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होता, जिसकी वजह से कैल्शियम का रिलीज़ नहीं होता और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट का मैकेनिज्म एकदम सिंपल है, दे एक्ट लाइक अ ब्लॉकर। ओके, अब बात करते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट की।
तो ये ऐसे ड्रग हैं जो एक अगोनिस्ट की तरह काम करेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स चाहिए, तो ये डीपोलराइजिंग एजेंट क्यों, ये कैसे काम करेंगे? तो देखो, इस जगह पर एसिटिलकोलिन को पहचानने वाले दो लोग हैं। पहला है रिसेप्टर जो एसिटिलकोलिन को पहचानता है, एसिटिलकोलिन उससे बाइंड करता है और रिस्पॉन्स मिलता है। और दूसरा है वो एंजाइम एसिटिलकोलिनेस्टरेज जो कि एसिटिलकोलिन को पहचानते ही उसे मेटाबोलाइज कर देता है। अंडरस्टैंड? अब हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसे रिसेप्टर तो पहचाने लेकिन एंजाइम उसे नहीं पहचाने, और ये मॉलिक्यूल है सक्सिनिलकोलिन। क्या होता है कि सक्सिनिलकोलिन सेम एसिटिलकोलिन है, बस एक भेस बदल के आता है जिसकी वजह से एसिटिलकोलिनेस्टरेज उसे पहचान नहीं पाता। सक्सिनिलकोलिन रिसेप्टर से तो बाइंड करता है और रिस्पॉन्स शो करता है, डीपोलराइजेशन करता है। अब क्योंकि एसिटिलकोलिनेस्टरेज उसे पहचानता नहीं है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं करता। अंडरस्टैंड? जिसकी वजह से ज़्यादा सक्सिनिलकोलिन प्रेजेंट रहता है और बार बार डीपोलराइजेशन होता है। और बार बार डीपोलराइजेशन होने की वजह से सोडियम के चैनल्स क्लोज हो जाते हैं क्योंकि वो इनकेपेबल हो जाते हैं इतना ज़्यादा डीपोलराइजेशन की वजह से। ओके, और फिर क्या होता है कि वो सक्सिनिलकोलिन भी उस रिसेप्टर से डिटैच होता है और वो जो रिसेप्टर की लोकेशन है वो एसिटिलकोलिन के लिए भी डिसेंसिटाइज हो जाती है। मतलब अगर एसिटिलकोलिन आकर बाइंड करे तो भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि एक जोर की चुमटी काटी है जिसकी वजह से रिसेप्टर सुन्न हो गया है। अंडरस्टैंड? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो डीपोलराइजिंग एजेंट कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं कि स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन ज़्यादा डीपोलराइजेशन होने की वजह से अल्टीमेटली सोडियम के चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं और रिसेप्टर भी डिसेंसिटाइज हो जाता है। अब शायद कुछ लोगों को सवाल ये आए कि डीपोलराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो डीपोलराइजेशन आसान भाषा में बताया जाए तो सोडियम का इन्फ्लक्स जब भी होता है उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने को कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के साथ और भी फिनोमेना है जैसे कि हाइपर पोलराइजेशन या फिर रीपोलराइजेशन वगैरह। और अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में जानना है और ये जानना है कि इम्पल्स कैसे जनरेट होता है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।